स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट। मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस 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 मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन योर चैनल। स्लीपी की वीडियोस भी देखी है। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। My name is Afzal Ali. I have secured 574 rank this year in UPSC. I'd like to thank DKT, Delhi Knowledge Track, for giving me this opportunity to share my experience and knowledge to fellow aspirants. अभी हम बात करेंगे GS के जो पेपर्स हैं, GS1, GS2, GS3, GS4, इनका क्या अप्रोच होना चाहिए, मेरा क्या अप्रोच था और कैसे मैंने अपने मार्क्स इस बार इम्प्रूव किए हैं इन सारे पेपर्स में। जैसे GS4 में इस बार मुझे 118 नंबर मिले, जो कि बहुत ही डिसेंट स्कोर है। तो सबसे पहले GS1 की बात करें तो GS1 के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे उसमें इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोसाइटी, इन सारे और भी उसके सब पार्ट्स हैं, उनसे सवाल आते हैं। तो आपको सबसे पहले थीम्स को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। आप देखें कि इंडियन ज्योग्राफी के कौन से क्वेश्चन से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। आप देखें कि इंडियन सोसाइटी के कौन से थीम से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे विमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं, जो भी डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं, जैसे LGBTQ हो गया या चिल्ड्रन हो गया, एल्डरलीज हो गए, उनसे उन थीम्स पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। गवर्नमेंट के क्या स्कीम्स हैं, उस पर क्वेश्चंस होते हैं। सो GS1 में जो सब टॉपिक्स हैं उनके थीम्स को आइडेंटिफाई करें और PYQs को एनालिसिस करें कि पिछले 10 साल में GS1 में इस पर्टिकुलर सब टॉपिक के स्पेसिफिक थीम्स क्या क्या रहे हैं और उनको थीम वाइज आप उनकी प्रिपरेशन करें और वहाँ पे आप नोट्स बनाएं, वहाँ पे आप कंटेंट इनरिचमेंट करें और फिर टेस्ट सीरीज़ को लगाएं। तो एक आपके पास सॉलिडिफाइड सोर्स क्रिएट हो जाता है, जो कि आप एग्ज़ाम के 10 दिन पहले, 15 दिन पहले रिवाइज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने जो बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ लिखे थे, तो GS1 के मैंने अगर 10 टेस्ट सीरीज़ लिखे हैं तो GS1 के 10 टेस्ट का मतलब हुआ हर टेस्ट में 20 सवाल, तो 200 क्वेश्चंस हो गए टोटल। और मैंने अपने लैपटॉप में PDF फॉर्म में उन सारे GS1 के 200 सवाल का सेव करके रखा था। तो क्योंकि ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, तो जो भी स्टैटिक पोर्शन है वो तो हमने 2-3 बार पढ़ ही लिया था। अब एग्ज़ाम के 1 महीना पहले आप GS1 के उन सारे 200 सवाल को पढ़ जाओ। तो जब आप 200 सवाल पढ़ोगे तो कम से कम 500 ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कि उन सारे 200 सवाल में होंगे। तो वो आपका रिवाइज हो गया, पूरा का पूरा 500 टॉपिक और सब टॉपिक्स रिवाइज हो गया। तो इस तरीके से टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से, PYQs के माध्यम से और रिटन जो आंसर्स है उसके माध्यम से आपका GS1 का प्रिपरेशन हो रहा है और आप GS1 में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो ध्यान देने वाली होती है, GS1 में ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बहुत सारे आप मैप बना सकते हैं, डायग्राम्स बना सकते हैं। जो सोसाइटी के क्वेश्चंस है उसमें आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं। और GS1 में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो सीधे सीधे NCERT से उठाए हुए होते हैं। सो NCERT के क्वेश्चंस को आप सीधे वहीं के सोर्स और कंटेंट से डील करें तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि NCERT का जो लैंग्वेज होता है वो स्टैंडर्ड होता है, तो वो एक इवेल्युएटर को भी पसंद आएगा और वो आपको ज़्यादा रिवार्ड करेगा। अब अगर हम बात करें GS2 की, सो GS2 में भी सेम अप्रोच है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि GS2 थोड़ा सा ज़्यादा करंट अफेयर स्पेसिफिक और बेस्ड हो जाता है। तो GS2 के जो सब टॉपिक्स हैं, जैसे पॉलिटी है, गवर्नेंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, तो इसमें क्या करना है, क्योंकि GS2 के जो क्वेश्चंस होंगे कमो बेस वो सबको आते हैं और GS2 आप देखेंगे ज़्यादा ही हाई स्कोरिंग है, मीडियन स्कोर GS2 में ज़्यादा है GS1 के मुकाबले, GS3 के मुकाबले। तो GS2 में जो पॉलिटी के क्वेश्चंस है, गवर्नेंस के क्वेश्चंस है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, कोई ऐसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट्स हैं, उनको कोट करना होता है, उनको अंडरलाइन करना होता है, बॉक्स करना होता है। उससे आप अपने आंसर को दूसरे एस्पायरेंट्स या दूसरे जो
मेंस को अटेम्प्ट करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके आंसर से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. इट्स ऑल अबाउट लाइक व्हेन इट इज सेड दैट यूपीएससी आंसर राइटिंग इज नॉट अबाउट राइटिंग अ वेरी परफेक्ट आंसर बट राइटिंग लेस बैड आंसर. मतलब हर कोई खराब लिखता है, जो कम खराब लिखता है उसको ज़्यादा नंबर मिलते हैं और उसका सिलेक्शन होता है. आप अपने GS2 के आंसर को कैसे बेहतर बनाएंगे उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स या कोई कमिटीज़ हैं या कोई ऐसे कमिटीज़ बने हैं उनको कोट करना होता है, उनको अंडरलाइन करना होता है, बॉक्स करना होता है, जिससे आपको ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं. तीसरी चीज़ जो मेंस आंसर राइटिंग में स्पेशली GS 1, 2, 3, 4 को टैकल करते समय हमें ध्यान रखना होता है पेपर को कंप्लीट करना. अगर आप एक मीडियोकर आंसर लिखते हुए भी सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे हैं तो यू वुड बी ऑलरेडी वे अहेड दैन अदर एस्पिरेंट्स हु ट्राई टू राइट वेरी परफेक्ट आंसर एंड आर नॉट एबल टू कंप्लीट द पेपर. सो पेपर को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप देखो इस बार जो मेंस की जो मार्किंग हुई है वो बहुत ही कंजर्वेटिव हुई है. 80 और 90 मार्क्स के रेंज में लोगों के नंबर आए हैं. तो इसमें ऐसे सिचुएशन में पेपर को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. आप सारे सवाल फ्रॉम 1 to 20 सारे सवाल को लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है. कुछ लोगों का एक स्ट्रैटेजी होता है कि 15 मार्कर के जो सवाल होते हैं, जो 11 से 20 तक होते हैं, उनको पहले लिखना है, क्योंकि अगर आपका लास्ट टाइम में 1-2 सवाल छूट भी रहा है तो अगर 10 मार्कर छूटेंगे तो लॉस कम है. तो ये भी एक अप्रोच है जो कि मैंने अपनाया था. मैंने पहले एक क्वेश्चन नंबर 11 से 20 कंप्लीट किया और फिर 1 से 10 तक कंप्लीट किया. लेकिन इसके एक काउंटर प्रोडक्टिव आर्गुमेंट भी होते हैं कि जैसे एक इवेलुएटर जब आपके नोटबुक को देखना शुरू करता है तो क्वेश्चन 1 से शुरू करता है. तो जब आप फ्रेश लिखना शुरू करते हो क्वेश्चन 1 से तो आप अपना बेस्ट देते हो और शुरू के क्वेश्चंस आप ज़्यादा बेटर लिख पाते हो. इसके अलावा अगर आप क्वेश्चन 11 से लिखना शुरू करते हो तो क्वेश्चन 11 से 20 आपने किया, फिर आपने 1 से शुरू किया, तो शायद जल्दी में शुरू के क्वेश्चंस उतने अच्छे ना लिख पाए हो, तो एक इवेलुएटर को अच्छा इंप्रेशन ना जाएगा जब वो इवेलुएट कर रहा होगा. तो ये हो सकता है आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो जाए. तो इस बात का भी ख्याल रखना है कि हमें अपने इवेलुएटर पे कैसा एक्सप्रेशन हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि बोलते हैं ना कि फर्स्ट एक्सप्रेशन इज़ द बेस्ट एक्सप्रेशन. तो फर्स्ट एक्सप्रेशन आपके शुरू के 2-4 सवालों में ही आता है, जहाँ पे हमें बहुत ही कॉशियस और बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही मेटिकुलस होने की ज़रूरत है. अब अगर हम बात करें GS3 की, GS3 थोड़ा ट्रिकी होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और GS3 में नंबर भी लोगों के बहुत ज़्यादा नहीं आते. मुझे खुद इस बार आई स्कोर्ड ओनली 80 मार्क्स इन GS3. सो GS3 थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इट्स लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड. इट कैन बी ईजी एट द सेम टाइम इट कैन बी डिफ़िकल्ट ऑल्सो. सो यहाँ भी सेम अप्रोच को अपनाना है. हमें GS3 के सब टॉपिक्स एंड थीम्स को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है. जैसे GS3 में एग्रीकल्चर एक सेक्शन हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया. तो इनके भी आप PYQs को देखें एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक थीम्स जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और फिर आप देखें कि रीसेंट टाइम में उसके इन एंड अराउंड क्या चल रहा है, कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे सवाल यूपीएससी पूछ रही है, और उस पर फिर आप वर्क करें. और आप अगर टेस्ट सीरीज लगाते हैं, PYQs लगाते हैं, तो आप देखोगे कि थीम्स आइडेंटिफाई हो रहा है. और GS3 में मैंने एक चीज़ और नोटिस किया है कि यूपीएससी क्या करती है कि प्रीलिम्स में जो सवाल पूछती है साइंस एंड टेक के, एनवायरमेंट इकोलॉजी के, वहाँ से कुछ कीवर्ड्स या उठा के मेंस में सवाल 1-2 पूछ देती है. जैसे 2021 में उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी पे प्रीलिम्स में सवाल पूछा था और मेंस में फिर नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सवाल पूछ दिया था. जैसे LED बल्ब हो गया, जैसे आप देखोगे GS3 के थीम्स बहुत रिपीट होते हैं, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हो गया, या यूज़ ऑफ CRISPR-Cas9, या अभी कुछ भी मतलब रीसेंट टाइम में अगर इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज हो रहे हैं इन साइंस एंड टेक में, तो वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे अभी लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था इसरो के जो मिशन हैं गगनयान या चंद्रयान, उस पर पूछ दिया था, बहुत ही डिटेल्ड में चंद्रयान पे सवाल था. तो इस तरीके से हमें यूपीएससी के क्वेश्चन की प्रेडिक्टिबिलिटी को समझने की ज़रूरत है और उस पर काम करने की ज़रूरत है, तो बेहतर मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं. अब अगर हम बात करें GS4 की, GS4 बहुत ही डाइसी हो जाता है, क्योंकि GS4 में मार्क्स का जो रेंज है वो बहुत ही ज़्यादा होता है.
अच्छा लिखने वाले को 140-150 नंबर तक भी आता है और मीडियोकर लिखने वाले को 90 नंबर तक भी आता है। जैसे लास्ट टाइम जब मैंने मेंस लिखा था तो मुझे GS4 में 98 मार्क्स मिले थे और इस बार मुझे 118 नंबर मिले, तो इट्स अ वेरी डिसेंट इम्प्रूवमेंट ऑफ 20 मार्क्स। सो क्या मैंने चेंज लाए थे? पहला चीज़ तो ये हुआ कि GS4 लेंदी होता है क्योंकि केस स्टडीज़ होते हैं, वहाँ 4-4 5-5 पेज में लिखना होता है। सो इफ़ यू लुक एट द टेस्ट बुकलेट ऑफ GS4 इट कंप्राइजेज ऑफ अराउंड 70 पेजेस कंपेयर टू दैट जो दूसरे पेपर्स होते हैं वो 50 पेज के ही होते हैं। तो GS4 लेंदी होता है, तो टाइम मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल थिंग। आपको शुरू से ही पहले आप केस स्टडीज़ कर सकते हैं। मैंने पहले केस स्टडीज़ किया था क्योंकि केस स्टडीज़ लेंदी होता है, 20 नंबर का होता है। तो अगर आप 6 केस स्टडीज़ कर लेते हो तो 120 नंबर हो गया, हाफ ऑफ द पेपर इज़ डन। तो फर्स्ट थिंग इज़ टाइम मैनेजमेंट। सेकेंड थिंग इज़ कि GS4 को कैसे बाकियों से बेहतर करना है। उसमें आप थोड़ा सा जो स्कॉलर्स हैं या जो फिलोसफिकल थियरीज़ हैं उनको आप मेंशन कर सकते हैं, उनको आप कोट कर सकते हैं। GS4 में आप बहुत सारे केस स्टडीज़, एग्जाम्पल्स, जो GS4 के जो कीवर्ड्स हैं और सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, उनके आपके पास बने बनाए डेफिनेशंस होने चाहिए जो कि एग्ज़ाम हॉल में जैसे वो आप देखें उनको आप कोट करें। जैसे प्रोबिटी इन गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, जैसे बहुत सारे जो थियरीज़ हैं, जेरोमी बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म और वर्च्यू एथिक्स एरिस्टोटल का, तो ये सबको कोट करना होता है और इन सबको मेंशन करना होता है। बहुत ही कहानी टाइप के आप जेनरिक आंसर लिखोगे तो फिर वही 90-100 नंबर मिलेंगे। सो द focus should be how to make your answer specific and distinguished from rest of other aspirants। तो अगर आप ये कर पा रहे हैं तो आपको GS4 में बेहतर मार्क्स मिलेंगे। गूगल पे और टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं टॉपर्स के जो GS4 से रिलेटेड अपने स्ट्रैटेजीज और नोट्स और एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज़ शेयर करते हैं। आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे फ्री चैनल्स हैं जो कि केस स्टडीज़ को डिस्कस करते हैं। तो आप यूट्यूब पे जाके आप सर्च करो केस स्टडीज़ PYQs डिस्कशन, तो आपको 20-20 मिनट के 15-15 मिनट के एक केस स्टडीज़ डिस्कस्ड तरीके से है वहाँ पे। तो आप उसको देखिए, उससे आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि कैसे केस स्टडीज़ को अप्रोच करना है, कैसे वहाँ पे बेहतर स्कोर करना है, जो कि मुझे हेल्प किया था। आई होप इट विल हेल्प यू ऑल ऑल्सो। सोशियोलॉजी में स्लीपी क्लासेस एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर, उनकी सोशियोलॉजी की लेक्चर सीरीज फॉलो की। So I did a sleepy classes YouTube marathon. I would binge sleepy classes day and night. स्लीपी क्लासेस के मैंने सारे लेक्चर्स बहुत रिलीजियसली फॉलो करे हैं। मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ और मैंने हमारी वीडियो सीरीज सोशियोलॉजी पे सर पढ़ी हुई है, बहुत ही हेल्पफुल है। मैंने स्लीपी क्लासेस की ऑनलाइन वीडियोस देखी। अभी हम बात करेंगे कि हाउ टू अप्रोच टेस्ट सीरीज़ और घर बैठ के भी टेस्ट सीरीज़ हम लगा सकते हैं और कैसे उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। क्योंकि टेस्ट सीरीज़ के लिए अपने घर से, गांव से दिल्ली में आके और यहाँ के बहुत ही इनहॉस्पिटेबल वेदर और क्लाइमेट में रहना बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव होता है। तो आप अपने घर में बैठ के भी टेस्ट सीरीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अभी तो इंटरनेट का ज़माना है, आप देश के किसी भी कोने में बैठ के, आपके पास लैपटॉप है, फ़ोन है, तो सारे रिसोर्सेज जो दिल्ली में अवेलेबल हैं उसको आप एक्सेस कर सकते हैं और सेल्फ एवेलुएट कर सकते हैं और उस तरीके से आप उसके फ़ायदे उठा सकते हैं। क्योंकि मैंने भी जब पहला 2 अटेम्प्ट दिया था तो मैं बनारस में था और अपने घर पे था, तो मैंने टेस्ट सीरीज़ ख़रीदा था और टेस्ट सीरीज़ मैं लगाता था और उसके सॉल्यूशंस को देखता था, इवैल्यूएशंस को देखता था और टॉपर्स के कॉपी से उसको एनालिसिस करता था, उससे कंपेयर करता था कि अगर मुझे टेस्ट में 80 नंबर मिले हैं तो मैं उसी टेस्ट में किसी बंदे को 120 मिले हैं, तो वहाँ उसके कॉपीज़ को मैं देखता था और वहाँ से मैं सीखने की कोशिश करता था कि उसने क्या ऐसा लिखा है कि उसे ज़्यादा नंबर मिले। तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस है जो कि मेंस के अप्रोच में, मेंस के आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये एक अप्रोच हो सकता है टेस्ट सीरीज़ को लिख के और कंपेयर करके सीखने की और ऑन अ डेली बेसिस इम्प्रूव करने की। प्रीलिम्स की अगर हम टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो जब हम एक टेस्ट लगाते हैं फुल लेंथ जो कि जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी होते हैं। तो अगर हम उसके किसी भी प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़ के आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस को पढ़ें
तो उसमें फिर बहुत सारी कम से कम 100 क्वेश्चन में 200 या 300 ऐसे फैक्ट्स होंगे जो कि हमें सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। तो अगर आप जैसे सुबह में 10 बजे से लेकर 12 बजे तक टेस्ट लगाते हैं, उसके बाद उसको इवेल्युएशन करें और फिर शाम को आप उसके एक्सप्लेनेशंस को पढ़ें और वहाँ से समझने की कोशिश करें कि इसके एक्सप्लेनेशंस में क्या है, क्योंकि उसके एक्सप्लेनेशंस में भी कम से कम 200 से 300 टॉपिक्स होंगे जो कि एक्सप्लेन्ड होंगे। तो उससे भी आपका स्टैटिक पोर्शन कवर हो जाएगा, आपसे आपका उस करंट अफेयर्स के पोर्शंस कवर हो जाएंगे। तो टेस्ट सीरीज़ लगाने से ज़्यादा होता है उसके सॉल्यूशंस को और एक्सप्लेनेशंस को पढ़ना और इंटरनलाइज करना। मैंने भी वैसे ही किया था और वो मुझे हेल्प किया था, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये रहा टेस्ट सीरीज़ को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, कैसे उसके थ्रू अपने डेली बेसिस पे अपनी इम्प्रूवमेंट को जज करना है। क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं और टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो आपका सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं होता है। तो जैसे अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपने एक वीक मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा, तो फिर आप मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शनल टेस्ट को लगाएं और देखें उसमें कितने सही हो रहे हैं। आपने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ा तो उसके सेक्शनल टेस्ट लगाएं और फिर देखें कितना नंबर आ रहा है। और जब आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए तो आप 2-4 फुल लेंथ टेस्ट लगाओ और उस पर फिर देखो कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं और उसके सॉल्यूशंस पढ़ो और एक्सप्लेनेशंस पढ़ो। तो इस तरीके से आप अपने आप को सेल्फ इवेलुएट करके अपने इम्प्रूवमेंट को जज कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू DKT Daily Knowledge Track for giving me this opportunity. Thank you.